दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो इंडस्ट्रियल सर्वाइवल यानी औद्योगिक संघर्ष की एक बिल्कुल हैरानगेज मिसाल है। ये कहानी है रॉयल एनफील्ड की, एक ऐसी कंपनी जो एक वक्त पर अपना ब्रिटिश वजूद पूरी तरह खो चुकी थी, लेकिन आज ये एक मॉडर्न ग्लोबल पावर हाउस बन चुकी है। आइए देखते हैं कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। अब सबसे पहले इस विशाल आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 9,20,000। ये 2023 में रॉयल एनफील्ड की टोटल सेल्स का नंबर है। और पता है इसमें सबसे मजेदार बात क्या है? अगर हार्ले डेविडसन, ट्रायम्फ और डुकाटी इन तीनों दिग्गज ब्रांड्स की ग्लोबल सेल्स को एक साथ मिला भी दिया जाए ना, तो भी रॉयल एनफील्ड अकेले उन सबसे आगे निकल जाता है। पिछले साल के मुकाबले इनकी सेल्स में सीधे 16.2% का बड़ा उछाल आया है। सच में हैरानी तो तब होती है जब याद आता है कि आज जो ब्रांड इतनी विशाल मात्रा में गाड़ियां बेच रहा है, वो कुछ ही दशकों पहले अपने ही होम कंट्री में पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ये सिर्फ एक आम बिजनेस स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये एक ब्रांड के पुनर्जन्म यानी रेजरेक्शन की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां एक मोटरसाइकिल बिल्कुल राख से उठकर वापस आई। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका पहला हिस्सा, एक ब्रिटिश जायंट का पतन। कहानी शुरू होती है 1901 में इंग्लैंड के रेडिच शहर से, जहां इस ब्रांड ने अपनी पहली मोटरसाइकिल बनाई। फिर 1955 में इंडियन आर्मी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने भारत का रुख किया और स्थापना हुई एनफील्ड इंडिया की। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1971 आते आते मार्केट में आई नई जापानीज बाइक्स के आगे ब्रिटिश पेरेंट कंपनी बिल्कुल टिक नहीं पाई और उनकी यूके की फैक्ट्रीज हमेशा के लिए बंद हो गईं। सोचिए, जब यूके में ओरिजिनल प्रमोटर ने अपना सब कुछ समेटकर बैंक्रप्सी घोषित कर दी, तब इस ऐतिहासिक ब्रांड को जिंदा रखने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसकी इंडियन सब्सिडियरी पर आ गई, यानी कि मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, वहां के प्लांट पर। ब्रिटिश चैप्टर तो यहीं खत्म हो गया था, लेकिन भारत में अभी भी एक नई सुबह आनी बाकी थी। और यहां से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, मद्रास में संघर्ष। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में इंडियन आर्मी और पुलिस की लगातार डिमांड की वजह से बुलेट गाड़ी बिकती रही। 1955 से तिरुवोटियूर प्लांट अपना काम पूरी मेहनत से कर रहा था, लेकिन 70 और 80 के दशक तक आते आते हालात बिगड़ने लगे। टेक्नोलॉजी बिल्कुल पुरानी हो चुकी थी और मार्केट में हल्की, तेज और फ्यूल एफिशिएंट जापानीज बाइक्स का कब्जा होने लगा था। ऊपर से रॉयल एनफील्ड के इंजन्स ऑयल लीक करते थे, गियर शिफ्टिंग किसी मुश्किल से कम नहीं थी और फैक्ट्री के अंदर लेबर अनरेस्ट अलग चल रहा था। नतीजा, 19 के दशक की शुरुआत तक कंपनी की कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड रह गई और ये एक बार फिर बैंक्रप्सी की कगार पर आ खड़ी हुई। दरअसल बदलते रुझानों और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के अनुसार खुद को ना ढाल पाने की वजह से कंपनी लगभग बंद होने वाली थी। जमाना बदल रहा था, लोगों की पसंद बदल रही थी, लेकिन रॉयल एनफील्ड अपनी पुरानी दुनिया में ही अटकी हुई थी। कंपनी का नेटवर्थ लगभग 0 हो चुका था। हालात इतने खराब थे कि बोर्ड ने इसे पूरी तरह बंद करने का मंतक बना लिया था। लेकिन ठीक तभी 1994 में दिल्ली के आयशर ग्रुप ने आकर इसको खरीद लिया। इसके बाद आता है तीसरा हिस्सा, टर्न अराउंड का विजन। साल 2000 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब सिर्फ 26 साल के सिद्धार्थ लाल को सीईओ बनाया गया। वो जानते थे कि प्रॉब्लम कहाँ है और उनका अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल था। सबसे पहले उन्होंने एक टफ फैसला लिया, आयशर ग्रुप के 15 में से 13 बिजनेसेस को बेच दिया ताकि पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ट्रक्स और रॉयल एनफील्ड पर लाया जा सके। फिर उन्होंने पुरानी इंजन की खराबियों को ठीक किया, नए एल्यूमिनियम इंजन्स लगाकर उन नोटोरियस ऑयल लीक्स को हमेशा के लिए बंद किया। और जिस सबसे बड़ा गेम चेंजर कदम था, वो था अलग अलग पुराने मॉडल्स को बंद करके पूरी कंपनी को एक सिंगल प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी पर फोकस करना। और इस सिंगल प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी ने जन्म दिया 2009 के उस मशहूर क्लासिक मॉडल को। सच कहा जाए तो यह सिद्धार्थ लाल का एक बहुत बड़ा गैम्बल था। उन्होंने उस आइकॉनिक विंटेज लुक और गाड़ी की पहचान को बिल्कुल नहीं छेड़ा, लेकिन अंदर की इंजीनियरिंग को पूरी तरह मॉडर्न और रिलायबल बना दिया। यानी बाहर से पुरानी बुलेट का वही क्लासिक फील और अंदर से नई जनरेशन की भरोसेमंद टेक्नोलॉजी। ये एक मास्टर स्ट्रोक निकला और कंपनी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग एराज की तुलना। अगर हम पुराने इंग्लिश एरा और मॉडर्न इंडियन एरा को कंपेयर करें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। पुराने ब्रिटिश दौर में कंपनी कई अलग अलग डिजाइन और प्लेटफॉर्म्स बनाती थी, जैसे इंटरसेप्टर हो गई, क्रूसेडर हो गई। इससे मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, टोटल आउटपुट कम रहता था और लागत ज्यादा आती थी। यही वजह थी कि वो जापानीज कंपटीशन के आगे ढेर हो गए।
लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत मॉडर्न इंडियन एरा में एक सिंगल प्लेटफॉर्म अप्रोच को अपनाया गया। एक ही सॉलिड इंजन और चैसी आर्किटेक्चर, उसी से क्लासिक बनी, बुलेट बनी और आगे चलकर और भी मॉडल्स आए। इस एक अकेले बदलाव ने आउटपुट और स्केल दोनों को आसमान पर पहुंचा दिया। अब इस स्केल का आर्थिक रूप से क्या मतलब है? इसे बिजनेस की भाषा में इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जब किसी एक ही चीज को बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जाता है तो हर एक यूनिट को बनाने का खर्चा काफी कम हो जाता है। सिंगल प्लेटफॉर्म होने की वजह से रॉयल एनफील्ड अपने पार्ट्स को स्टैंडर्डाइज कर पाया। उन्होंने हजारों की बजाय लाखों बाइक्स बनाना शुरू कर दिया, जिससे न सिर्फ मुनाफा एक्सपोनेंशियली बढ़ा बल्कि क्वालिटी कंट्रोल भी पहले से बहुत बेहतर हो गया। यही वो आर्थिक सिद्धांत था जिसने पूरी बाजी पलट दी। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, ग्लोबल लीडरशिप की ओर कदम। इन्हीं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का असर आंकड़ों में साफ झलकता है। जहां 2022 में कंपनी ने लगभग 7,91,000 मोटरसाइकिल्स बेची थीं, वहीं 2023 में ये आंकड़ा 9,20,000 को पार कर गया। सिर्फ एक साल में सीधे 16.2% की छलांग। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और मार्केट डिमांड कितनी जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ रही है। खैर, ये मैसिव ग्रोथ कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही सटीक वैश्विक रणनीति काम कर रही थी। 2015 में देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने उसी देश में वापस एंट्री की जहां इनका पतन हुआ था। यूके के हिंकली में एक बिल्कुल नया टेक सेंटर खोला गया। वहां ट्रायम्फ और डुकाटी जैसे ब्रांड से टॉप इंजीनियर्स को भर्ती किया गया। 2016 में उन्होंने अपनी पहली एडवेंचर बाइक हिमालयन लॉन्च की और उसके बाद 2019 में जब 650 ट्विन इंजन लाया गया तो उसने अमेरिका और यूरोप के मार्केट्स में लिटरली धमाल मचा दिया। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। एक ब्रांड जो पूरी तरह से डूब चुका था, उसने अपने ब्रिटिश हेरिटेज और मॉडर्न इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक अनोखा मिश्रण बनाकर खुद को फिर से जिंदा किया। तो क्या यही वो अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है जिससे 21वीं सदी में बाकी डूबते हुए लेगेसी ब्रांड्स को भी बचाया जा सकता है? ये एक ऐसी इंडस्ट्रियल सर्वाइवल की कहानी है जो सदियों तक बिजनेस केस स्टडीज में पढ़ाई जाएगी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।